Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic, that is mechanism of aerobic respiration. Aerobic respiration, what is aerobic respiration? It is complete breakdown of glucose. ठीक है, ग्लूकोज की जब कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की हेल्प से जब ग्लूकोज पूरा टूटता है सेल में, उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और 36 ATPs बनते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, उसमें 36 ATPs बनते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन के एंड में 36 ATPs जनरेट होते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं सेल में। एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस बेसिकली। 3 स्टेजेस में एरोबिक रिस्पायरेशन को डिवाइड किया गया है: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 स्टेजेस हैं हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन के। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस जो है एरोबिक कंडीशन में और एनएरोबिक कंडीशन दोनों केसेस में ये फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये फर्स्ट स्टेप है और ये एनएरोबिक कंडीशन में और एरोबिक कंडीशंस दोनों में ये प्रोसेस होता है। टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। 6 कार्बन कंपाउंड, जो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो हमारे 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। इसको तोड़ा जाएगा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 1 2 3 1 2 3। 2 मॉलिक्यूल्स बने 3 कार्बन वाले। ठीक है, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बने। 6 कार्बन वाले एक मॉलिक्यूल को तोड़कर 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए और उनका क्या नाम है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का। इसमें ये साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है। इसमें ग्लूकोज टूटता है और कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस पायरुविक एसिड में 3 कार्बन्स मौजूद है, इसीलिए इसे कहा जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। नाउ जो सेकंड स्टेप है एरोबिक रिस्पायरेशन का, क्रेब्स साइकिल, ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन में नहीं होता, ये सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन में होगा और ये एरोबिक रिस्पायरेशन को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। कैरिड आउट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस था वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और ये सेल के एक सेल ऑर्गेनल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होगा। पायरुविक एसिड रिएक्ट विद कोएंजाइम में, ठीक है, क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होने से पहले जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो ग्लाइकोलिसिस के एंड में बने थे, वो मॉलिक्यूल्स कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में एसिटाइल कोहे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें एसिटाइल कोहे, पायरुविक एसिड जब रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ए के साथ तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और एसिड, इस तरह दोनों पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएंगी और 2 अलग अलग क्रेब्स साइकिल में, अलग अलग क्रेब्स साइकिल में एंटर हो सकते हैं। एसिटाइल कोए में क्या होगा कि एसिटाइल कोए में जब ये एंटर हो जाता है, एसिटाइल कोए जब क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा तो उस दौरान क्या होगा, ये एसिटाइल कोए जो है इन द लास्ट जब कम्प्लीटली इसकी ब्रेक डाउन होगी क्रेब्स साइकिल में, तो ये प्रोड्यूस करेगा ATPs, कार्बन डाइऑक्साइड, FADH2, FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। अब ये FADH और NADH क्या चीज़ें हैं? ATP का तो हमें पता है, इट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन राइबोस शुगर और एडेनिन
के साथ जब 3 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के अटैच होते हैं तो इन्हें कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड इट इज़ निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये मॉलिक्यूल्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपना हाइड्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस दौरान जब ये NADH और FeDH अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर रहे होंगे, उस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी को भी ATP के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। सो ये फर्दर होगा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो FeDH और NADH जो क्रैब साइकिल में प्रोड्यूस हुए थे वो एंटर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये FeDH जो का H है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और जब भी कोई मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन लूज़ करता है मीन्स उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से गेन करेगा, फिर वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन दूसरा मॉलिक्यूल गेन करेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। एक रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, जिसमें एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस हो जाता है। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, उस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अपने आप को कन्वर्ट करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ATPs बन रहे होते हैं और उन एनर्जी को अपने बॉन्ड में स्टोर कर रहे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह FeDH और NADH ATPs बनाते हैं और ख़ुद कन्वर्ट हो जाते हैं NADH और FeDH में, सॉरी FeDH2 और NADH ATPs बनाएंगे और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएंगे NAD और FAD में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते रहेंगे। इस स्टेप में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो इट टेक प्लेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक फाइनल स्टेज है, एरोबिक रिस्पायरेशन का एक आखिरी स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें NADH और FADH एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये NADH और FADH जो हैं निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने हाइड्रोजन एलिमेंट को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, जिसमें एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फिर लूज़ करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, एक और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन वापस लूज़ करेगा और कोई और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती जाएगी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, और उस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और उस दौरान जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो सेल के अंदर जो ATPs हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये अपने आप को कन्वर्ट करते जाएंगे ATPs में एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, और उन एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान रिलीज़ हो रहे हैं उन्हें स्टोर करते जाएंगे, ताकि जब भी फर्दर सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड हो तो इसे यूज़ किया जा सके। नाउ एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन। टोटल रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में, तो नेट गेन होता है 36 ATPs मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान टोटल 36 ATPs बनते हैं। लेकिन एनाएरोबिक कंडीशन में, जिसमें सिर्फ एक ही स्टेज होता है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें सिर्फ 2 ATPs टोटल ATPs नेट करंट हमारे पास आते बनते 4 हैं, लेकिन 2 इस्तेमाल भी होते हैं शुरू में। इसीलिए जो हमारा नेट करंट है, जो हमारी ATP जो द लास्ट ATP सेल को मिलती है, वो 2 ATPs मिलते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल 36 ATPs बनते हैं, क्योंकि एनाएरोबिक कंडीशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में 3 स्टेजेस हैं, ग्लाइकोलिसिस,
Krebs साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये तीनों स्टेजेस के बाद जाकर सेल 36 ATPs बनाता है। सो दिस कंप्लीट इन कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन सेल के पास 36 ATPs सेल को मिलती है, जिन्हें सेल मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नाउ कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है और रिस्पायरेशन क्या है? इट अकर्स ओनली इन ग्रीन सेल्स। जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन सेल्स में होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो। जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जबकि जो रिस्पायरेशन है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। रिस्पायरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, ग्लूकोज की तोड़फोड़, ग्लूकोज को तोड़ना ताकि ATPs बनाए जा सके, एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो सारे सेल्स को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, इसीलिए जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। जबकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ एल्गी, प्लांट और साइनोबैक्टीरियाज में होता है। इट अकर्स ओनली इन लाइट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होगा। जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ सूरज, जब तक दिन का टाइम है, जब तक सूरज की रोशनी है तब तक फोटोसिंथेसिस होता है। इट अकर्स एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये हर टाइम हो रहा होता है, दिन रात हर टाइम, किसी भी टाइम ये रिस्पायरेशन हो सकती है। जब जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब तब सेल अपना ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जबकि रिस्पायरेशन में सेल को एक कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए और साथ में एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन इज़ रिलीज फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑक्सीजन, जब लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है उस दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। वो ऑक्सीजन प्लांट या फिर कोई भी ग्रीन सेल बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। जबकि रिस्पायरेशन के एंड में एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। ATPs के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जिन सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है वो उसे ब्रीथिंग के प्रोसेस से एक्सहेल आउट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हमारे सेल के अंदर जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की हेल्प से, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, तो इन द लास्ट 36 ATPs बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इट इज़ यूजलेस वेस्ट प्रोडक्ट। सो ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड से हार्ट के पास, हार्ट इसे पंप करेगा लंग्स के पास, और लंग्स में ये जो है ना ब्लड से एल्वोलाइज में, और एल्वोलाइज में से होते हुए रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट हो जाता है। सो दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट और द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड। Solar energy is converted into chemical energy and that is used in carbohydrate production. फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी, जो सूरज की एनर्जी है, सूरज की रोशनी में जो एनर्जी है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, उसे तब्दील किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो कि कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है, स्मॉल यूनिट। जब एनर्जी इज़ रिलीज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, उसी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है, उसे तोड़ा जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। कॉज इंक्रीज इन वेट, कॉजेज इंक्रीज इन वेट। जिस भी सेल में फोटोसिंथेसिस होता है या जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होगा उसका वेट बढ़ेगा। कॉज डिक्रीज इन वेट, जब ग्लूकोज रिस्पायरेशन होती है, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूट रहा होता है उस दौरान वेट कम होता है। जैसे हम इंसान हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जब जितनी देर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपने मसल्स को मूव करते हैं, हाथ पैरों को मूव कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारे सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सेल ग्लूकोज को तोड़ता है, और सेल जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है तो हमारे जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ATPs के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारा वेट
कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कम हो जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान, जबकि यहाँ पे वेट, जब ग्लूकोज बन रहा होता है तो वेट ज़्यादा होता है प्लांट सेल्स का। इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का एक काइंड है, जिसमें एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनता है, सो इसे कहा जाता है एनाबॉलिज्म। जबकि इट इज़ अ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, जबकि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि उससे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और उससे एटीपीज बनाए जा सके। सो जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है तो इसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट, एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के अंदर या प्लांट्स वगैरह में ये क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। जबकि ये रिस्पायरेशन में इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो उसका फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस, वो साइटोप्लाज्म में होगा, और जो बाकी दो स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जो कि सेल का एक सेल ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। इट अकर्स ओनली इन ऑटोट्रॉफ्स। जो फोटोसिंथेसिस है सिर्फ उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म होता है, और ये जो रिस्पायरेशन है वो दोनों में होगा। ऑटोट्रॉफ्स में भी सेलुलर रिस्पायरेशन होती है और हेट्रोट्रॉफ्स में भी सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। फ़र्क इतना होता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपना ग्लूकोज खुद बना रहे होते हैं, और जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं जैसे हम इंसान, जानवर वगैरह, ये अपना ग्लूकोज जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह और रोटी और किसी भी फॉर्म में हम अपना ग्लूकोज लेते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उसके बाद उसकी सेल के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि उसके बॉन्ड में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूज़ किया जा सके और एटीपीज बनाई जा सके, और उन एटीपीज को जब सेल में जहाँ भी सेल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी वापस वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में और एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन सेल्स हैं, जो प्लांट है, एल्गी वगैरह है, वो ग्लूकोज बनाते हैं, और सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है सेल के अंदर ताकि उससे एनर्जी मिल सके। That was the comparison between photosynthesis and respiration. अभी हमारा comparison होगा aerobic respiration और anaerobic respiration। Aerobic respiration, glucose की breakdown in the presence of oxygen, एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और या फिर ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाए, सो इसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। ब्रेक्स द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक्स द सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यहाँ पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट अकर्स, यहाँ पे ग्लूकोज को पूरा तोड़ा जाता है, उसकी पूरी ऑक्सीडेशन की जाती है, उसके सारे बॉन्ड्स टूटते हैं, वो अपने सारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको लूज़ कर लेता है, रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कम्प्लीटली। उसके सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के जो बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट अकर्स, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली नहीं टूटता, या फिर वो लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो 3 स्टेजेस में होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जबकि जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट स्टेप है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का। इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। जो एरोबिक रिस्पायरेशन का ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेज है वो साइटोप्लाज्म में होगा,
और जो क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, तो वो सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पे टोटल 36 एटीपीज बनती हैं। जब एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान मॉलिक्यूल पूरा ग्लूकोज टूटता है और 36 एटीपीज प्रोड्यूस करता है, जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में सिर्फ 2 एटीपीज बनती हैं ग्लूकोज के टूटने से। इट टेक प्लेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हम इंसान और जो जानवर वगैरह, लायन, टाइगर एंड काउ, शीप, इनमें ज़्यादातर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की हेल्प से बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह जो लोअर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ज़िंदा है, ये अपनी सेल की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन से। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद, फिर भी वो अलाइव है, ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन से। वो अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं एनाएरोबिक कंडीशन से। फाइनल प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एटीपी के साथ साथ क्या बनता है एरोबिक रिस्पायरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में जो इन द लास्ट या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल बनेगा। ठीक है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जिसमें इथेनॉल बनता है, और एक है लैक्टिक फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। मेजर टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ज़्यादातर जो रिस्पायरेशन हो रही होती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन। माइनर टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, कुछ केसेस में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, सो इट इज़ अ माइनर काइंड ऑफ रिस्पायरेशन। मोर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। एरोबिक रिस्पायरेशन में 36 एटीपीज बनती है, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये सेल के लिए। जबकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें कम एनर्जी बनती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, और जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। सो दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। थैंक यू सो मच।